हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 9। ओके, सो इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी सारे क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ चुके थे। ओके, सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, राइट? कि कितने टाइप के शेप्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे ऑर्बिटल्स के। तो हेडिंग डालिए शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप of orbitals, right? डन। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में आप लोगों को सबसे पहला जो है शेप SPDF, 4 मैंने आपको पहले से बता दिया था, राइट? है ना? SPDF के बारे में हम पढ़ चुके थे पहले ही, लेकिन उसमें सबसे पहला जो ऑर्बिटल आता है वो है S ऑर्बिटल। तो चलिए देखते हैं S ऑर्बिटल क्या है। S ऑर्बिटल, अब देखो ये S ऑर्बिटल जो है उसमें आप लोगों को पता है कि L और M की वैल्यू 0 हो जाती है। L यानी कि आपका क्वांटम नंबर कौन सा था? एंगुलर क्वांटम नंबर था, राइट? जिसको हम बोलते थे एक तो देखो हमारे पास मैग्नेटिक था, स्पिन था, प्रिंसिपल था और एजीम्यूथुअल था। ये 4 था। उसमें L की वैल्यू 0 और M की वैल्यू 0, ऐसे आपके पास S ऑर्बिटल में देखने को मिलेगा, राइट? तो ये आपको S ऑर्बिटल के बारे में पता है। अब इसकी ओरिएंटेशन की बात करती हूँ, तो ओरिएंटेशन S ऑर्बिटल में आपको हमेशा ओरिएंटेशन जो है वो 0 दिखेगा। दैट मीन्स ओरिएंटेशन आपको नहीं दिखेगा। ओरिएंटेशन 0 क्यों? क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंट तरह से नहीं बिहेव करता। मान लो मतलब अगर वो एक्स कोऑर्डिनेट में है तो वो उस टाइप से बिहेव नहीं करेगा जैसे वो वाई कोऑर्डिनेट में है। आ रहा है समझ में? ठीक है, इस वजह से हमने इसको बोला था कि वो नॉन डायरेक्शनल इन नेचर है। जैसे मैं बात करूं यानी एक्स कोऑर्डिनेट में है, डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंट तरह से नहीं बिहेव करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, इस वजह से इसका नाम जो दिया था वो है, इसका नाम दिया था हमने नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ओके, इसका नाम इस वजह से हमने दिया था नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ये नेचर में इतना ज़्यादा डायरेक्शनल नहीं होता। आ रहा है समझ में? जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ, ये मेरे पास स्फीयर है। ओके, ये मान लो अगर इसका Z डायरेक्शन है, ये मान लो इसका Y डायरेक्शन है, ये इसका X डायरेक्शन है। ओके, ऐसे ही सारे वापस हर तरह से फैले हुए हैं ऐसे। ओके, तो आप देखोगे कि ये जो है रिप्रेजेंटेड एज व्हाट? स्फीयर। ये स्फीयर की तरह आपको दिख रहा है, विच हैव द सेम प्रॉपर्टी इन ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स। इसकी प्रॉपर्टी अगर स्फीयर है तो उसकी प्रॉपर्टी आपको सेम दिखेगी हर एक कोऑर्डिनेट के अंदर। कोई भी आप कोऑर्डिनेट ले लो, ठीक है? जैसे मैं मान लो कि यहाँ पे नोड्स की कोऑर्डिनेट्स होती है, फिर आते हैं हम, जैसे हमने नोड के बारे में पढ़ा था, राइट? जैसे मान लो कि ये हमारे पास 1s है, ये हमने 1s ऑर्बिटल बनाया है, ठीक है? देखो सबसे पहले तो हम ऐसे 1s बना देंगे। ओके, ये 1s है हमारा, उसमें हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर दिए, राइट? वैसे ही हमारे पास यहाँ पे 2s इलेक्ट्रॉन, 2s ऑर्बिटल है इस टाइप से। ओके, सो ये हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल है? 2s ऑर्बिटल। ये 1s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है, इस टाइप से बनेगा, राइट? तो इट एक्सप्लेन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। हमने 1 के लिए क्या बोला था कि वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक्सप्लेन करता है। और ये जो नोड क्या होता है बेटा, कि यहाँ पे जो ये खाली स्पेस आपको दिख रही है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? नोड। क्या बोलते हैं उसे? हम नोड कहते हैं। जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ finding an electron is 0। आ रहा है समझ में? जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की होती है वो 0 हो जाती है। ओके, और इसका जस्ट अपोजिट है एंटी नोड, जिसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। एंटी नोड करके शब्द है, ध्यान रखना आप लोग। एंटी नोड, एंटी नोड में क्या होती है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी नोड कहते हैं। आ रहा है समझ में? राइट? तो ये अभी तक हमने बात की थी शेप ऑफ ऑर्बिटल में
एस ऑर्बिटल में एल एम की वैल्यू 0 हो जाती है, उसका ओरिएंटेशन नहीं होता बिकॉज वो नॉन डायरेक्शनल होता है नेचर के अंदर। आपने स्फीयर का डायग्राम देखा जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट है, वो स्फीयर है विच हैव द सेम प्रॉपर्टी इन ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स। अगर ये कोऑर्डिनेट में दिखेगा तो उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। आ रहा है समझ में? ओके ये अभी तक हमने देखा प्रोबेबिलिटी और स्फीयर 1s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल के। तो ये जो था ये हमने पूरा पढ़ा अभी तक, शेप ऑफ ऑर्बिटल, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑर्बिटल में कौन सा ऑर्बिटल आएगा आपका? s ऑर्बिटल। तो चलिए अब हम बात करते हैं p ऑर्बिटल। आगे भी बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है, राइट? तो चलिए देखते हैं। ओके सो अब हम बात करने वाले हैं p ऑर्बिटल के बारे में। किसके बारे में? p ऑर्बिटल। ओके p ऑर्बिटल के बारे में हम जब पढ़ते हैं तब आपको पता है कि उसमें l की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, m की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? -1, 0, +1, ये होता है ना। जिसमें आपको तीनों कोऑर्डिनेट इसमें आपको इसके ऑर्बिटल्स कितने थे मैंने आपको बताया था, इसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ऐसे इस टाइप से 3 ऑर्बिटल होते हैं। जैसे इसको हम बोलते हैं px, इसको हम बोलते हैं py, इसको हम बोलते हैं pz ऑर्बिटल। इस टाइप में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py एंड pz। आ रहा है समझ में? अब इसके ना कुछ शेप्स होते हैं जो आपको अलग अलग px और py pz में कैसे दिखाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, राइट? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। ये शेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको बनाने भी है, ध्यान भी रखना है। इस टाइप से शेप बनता है। ओके ये आपका हो जाएगा y, तो y में भी आपको इस टाइप से शेप दिखेगी। ओके ये आपका हो जाएगा x। ओके फिर इसमें भी इस टाइप से आपको शेप दिखेगी, राइट? ये आपका होगा px, ये आपका होगा py, ये आपका होगा pz। ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं? नोड। जहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं? नोड। और इसको क्या बोलते हैं हम? लोब्स। आप क्या बोलोगे इनको? लोब्स बोलोगे। ये पॉजिटिव लोब होगा आपका, ये नेगेटिव लोब होगा, ये पॉजिटिव लोब होगा आपका, ये नेगेटिव लोब होगा। इस टाइप से क्लियर हो रहा है? तो इसको लोब्स कहते हैं, इसको नोड कहते हैं। डन। अब ये जो लोब है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देखोगे ये नेगेटिव लोब है। ओके यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन दैट इज मैक्सिमम, और इधर यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन दैट इज मिनिमम। ओके ये इस टाइप में आपको दिखेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव लोब, राइट? अब यहाँ पे तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, यानी ये वाला पॉइंट है। डन। तो यहाँ पे कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं होने की वजह से इसको हम कहते हैं नोड। आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है? ओके और p ऑर्बिटल्स के शेप जो होते हैं वो जनरली आपको ध्यान रखना है डबल डम्बल शेप के होते हैं। कैसे शेप के होता है ये? डबल डम्बल। ये आपको ध्यान रखना है। ओके कि इसका जो शेप होता है p ऑर्बिटल का वो होता है आपका डबल डम्बल शेप, राइट? तो चलिए ये आपका हो गया p ऑर्बिटल के बारे में बात। अब हम बात करेंगे d ऑर्बिटल की। d ऑर्बिटल की पहले s देखा, फिर p देखा, फिर अब हम d ऑर्बिटल के बारे में देखेंगे जिनमें आपको 4 लोब्स देखने को मिलेंगे, 4 लोब्स। ओके 4 लोब्स आपको देखने को मिलेंगे। कैसे? इसमें l की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है, राइट? m की वैल्यू आप कहाँ से कहाँ तक जाओगे आपको पता है, -2, फिर आपका -2 आ जाएगा, -1, 0, +1, +2, ये आपको पता है। ओके तो ये हमारे पास l की वैल्यू और m की वैल्यू यहाँ तक आ चुकी है। इसका जो शेप होता है, ये सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। इसका जो शेप होता है बेटा वो डबल डम्बल शेप का होता है। ये भी कैसा होता है? डबल डम्बल शेप का होता है। ओके सो इसका भी शेप डबल डम्बल होता है, लेकिन d ऑर्बिटल हमें पता है कि कितने होते हैं? 5 होते हैं इस टाइप में। 1, 2, 3, 4, 5। इसको एक होता है dxy, dyz, dzx, ये होगा dx² - y² और dz²। ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। मैंने क्या क्या बोला?
डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ओके, ये 5 नेम आपको ध्यान रखना है और इसके शेप मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं डी एक्स वाई का शेप बना के बताती हूँ आप लोगों को कि किस टाइप से ये शेप बनता है। तो देखो डी एक्स वाई का शेप बनेगा, यानी एक्स वाई का मतलब क्या होगा, तो जो भी डायग्राम होगा वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में आएगा। क्लियर हो रहा है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में। तो चलिए देखते हैं, मान लो ये हमारा कैसा है, ये जेड है, राइट, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ओके, और इस टाइप में वाई एक्सिस होता है यहाँ पे, सॉरी ये वाई एक्सिस है मेरा। कैसे भी बनाओ आप, ऐसे बना दो, डन। ये हमारा वाई एक्सिस है। क्लियर। अब इसका जो शेप होगा वो मैंने आपको क्या बोला, एक्स और वाई के बीच में होगा, राइट। तो देखो ये एक्स है मेरा, ये वाई है, तो एक शेप इसका इस टाइप से हो जाएगा, एक्स और वाई के बीच में। ओके, क्लियर हो रहा है। और एक जस्ट उसके ऑपोजिट बनता है, मतलब इस टाइप से बनता है कि ये लोब आपस में इंटरसेक्ट कर सके इस टाइप में। तो समझ में आ रहा है आपको कि ये एक आपका लोब बन गया एक्स और वाई के बीच में, ये दोनों, और आपस में इस टाइप से बनता है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सके। क्लियर। तो एक है एक्स और वाई के बीच में आएगा और उस दूसरा जो है वो उसको इंटरसेक्ट करेगा। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो रहा है। ओके, तो अब जो इसके बाद एक्स वाई के शेप के बाद जो आता है आपका वाई जेड, ये वाला शेप, वो अभी मैं आपको बना के बताती हूँ। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, तभी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर। ओके, चलो तो डी वाई जेड देखते हैं हम कैसे बनाएंगे, डी वाई जेड, राइट। तो चलिए देखते हैं, वापस हम कोऑर्डिनेट्स वैसे ही कर देंगे। ये आपका हो जाएगा z, ये आपका होगा x, ये आपका y। अच्छा, तो अब इसके ये वाला जो है उसमें किस टाइप में शेप बनेगा, तो y और z के बीच में आएगा। तो कहाँ है मेरा y और कहाँ है मेरा z। क्लियर हो रहा है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे अभी y और z के बीच का कनेक्शन। ओके, तो सबसे पहले हमें पता है कि ये मेरा y है और ये मेरा क्या है, z है। ये ऐसे भी आप देखोगे तो ये y है और ये z है ना, आ रहा है समझ में, यस और नो। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से बनेगा पहला तो। ओके, और इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, ऐसे, राइट। तो ये आपका जो शेप बनेगा वो बन जाएगा आपका डी वाई जेड। इस वजह से मैं बहुत धीरे धीरे समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए ये सारे शेप्स। क्लियर। ओके, फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का डी एक्स जेड। तो चलिए देखते हैं डी एक्स जेड में किस टाइप से शेप बनता है। तो पहले तो हमें वही करना है, ये आपका x, ये आपका y और z। क्लियर। ओके, तो इसके बाद आपको क्या करना है, डी एक्स और z, राइट। तो ये रहा मेरा x है और ये मेरा z है। ओके, तो अब ये कैसे बनेगा, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसका जो शेप बनता है, क्लियर हो रहा है, इसका जो शेप बनता है वो वाई एक्सिस के ऊपर में आता है। आ रहा है समझ में, वाई एक्सिस के ऊपर में आएगा। कैसे, इस टाइप में, ये ऐसे वाई एक्सिस के ऊपर बनता है इसका शेप, क्योंकि ये क्या है, एक्स और जेड के बीच में, एक्स और जेड के बीचों बीच है। क्लियर। और इसका जस्ट ऑपोजिट जो बनेगा वो इस टाइप में बनेगा। आ रहा है समझ में, तो ये आपका शेप हो गया डी एक्स जेड। ओके, डन। अब इसके बाद आता है एक शेप है जिसे हम कहते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए देखते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का शेप। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जब भी आप शेप बनाओगे ना, तो आपको ध्यान रखना है कि ये x और y के बीच में बनेगा। ठीक है, यस और नो, क्लियर हो रहा है ना। ये x एक्सिस है, ये आपका ये आपका हो जाएगा y। डन। ठीक है, तो अब देखेंगे अब इसको
कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में बनेगा। तो जब भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में बनेगा तो आपको ध्यान रखना है, एक तो इस स्टेप में एक्स एक्सिस को कट करता हुआ ऐसे निकलेगा, ये इधर नहीं आएगा, देखो इस स्टेप में कुछ आएगा, ऐसे ही चला जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, इस स्टेप में आएगा। तो ये पहला शेप हुआ। और सेकंड वन जो होगा वो भी इसी टाइप में बनेगा, लेकिन वो वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा इस टाइप में। क्लियर हो रहा है? तो ये आपका शेप होगा डी एक्स और वाई का। क्लियर हो रहा है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, उन दोनों के बीच में। आ रहा है? चलो अब लास्ट जो बचता है वो हमारा होता है डी जेड स्क्वायर। अब डी जेड स्क्वायर का शेप कैसे ड्रॉ करेंगे? तो डी जेड स्क्वायर में आपने देखा है कि अब हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, ना एक्स है ना वाई है, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? जेड बचा। क्लियर हो रहा है? तो ये देखो जेड पे ऐसे तो जाएगा ही, खुद पे खुद का तो ऐसे बनाएगा इस टाइप में। क्लियर हो रहा है? लेकिन अदर लोब इन कंडेंस्ड, बाकी जो दूसरे लोब होंगे, अदर लोब्स जो होंगे, वो इट गेट व्हाट? इट गेट कंडेंस्ड बिकॉज ऑफ देयर इज नॉट प्रेजेंस ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, देयरफॉर the z coordinate will only condensed। क्लियर? पूरी तरह से कंडेंस्ड हो जाएगा। तो देखो z कोऑर्डिनेट का तो हमने बनाया है, लेकिन x और y कोऑर्डिनेट के नहीं है, इस वजह से z कोऑर्डिनेट उसे कंडेंस कर लेगा इस स्टेप में, इस स्टेप में, इस स्टेप में कंडेंस कर लेगा। ओके, जिसको हम बोलते हैं डोनट और सूथर। इस शेप का जो नाम होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? डोनट। DOUGHNUT, डोनट। DOUGHNUT, जिसको हम डोनट भी बोलते हैं और स्नूथर भी बोलते हैं, सूथर भी बोलते हैं। क्लियर? ओके, तो ये था अभी तक आप लोगों का शेप ऑफ ऑर्बिटल। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको शेप्स कैसे बनाने हैं अलग अलग कोऑर्डिनेट का यूज़ करके, राइट? तो इसके बाद जो आने वाला है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे करना है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या क्या करना है? तो सबसे पहली बात तो आती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जब भी करने जाते हो तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे कि आपने सबसे पहली बात तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाने से पहले आप लोगों को पीरियोडिक टेबल पूरा 1 to 30 अच्छे से बाय हार्ट लर्न हो जाना चाहिए। क्लियर हो रहा है? इस चैप्टर में वो मेन है। तो चलो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, डन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइन करें तो क्या होता है कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। यानी एक ऐसा अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का इन द ऑर्बिटल के अंदर, व्हाट? इन द ऑर्डर ऑफ व्हाट? इंक्रीजिंग एनर्जीज। तो चलिए देखना आप, मैं आपको लिख के बताऊंगी। इंक्रीजिंग एनर्जीज, ये वर्ड आपको खाली ध्यान रखना है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन का, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर, जिसमें इन ऑर्डर ऑफ व्हाट? इंक्रीजिंग एनर्जी। क्लियर हो रहा है? आपको ये पूरा लिखना है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में, मैं आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताऊंगी आगे। उससे पहले हम प्रिंसिपल्स पढ़ लेते हैं जो कि मेन है। इसमें से एक ना एक प्रिंसिपल कंफर्म आता है, पक्का है। सबसे पहला जो है वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। कौन सा है आपका? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब क्या? तो देखो, सबसे पहले पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में
क्या है इसका मतलब, एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट एट द मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट 2 विथ ऑपोजिट स्पिन। यानी कि एक ऑर्बिटल के अंदर एकोमोडेट कितने होंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो भी ऑपोजिट स्पिन के साथ। तो चलिए इसका डेफिनेशन आपको मैं थोड़ा बताती हूँ क्या लिखना है। एन ऑर्बिटल can accommodate an orbital can accommodate at the maximum of what, 2 electrons। आपको लिखना है एट द मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट 2 विथ ऑपोजिट स्पिन। क्लियर हो रहा है? और वो भी दोनों जो होंगे वो किस टाइप में होंगे, ऑपोजिट स्पिन में होंगे। तो चलिए देखते हैं, मान लो अगर ये ऑर्बिटल है मेरे पास, उसमें इस टाइप में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे और मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में कितने होंगे, 2। आपने पढ़ा है ना, एस ऑर्बिटल में, एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, उसमें भी पर मैक्सिमम कितने होते हैं, 2 आते हैं। कोई भी एक ऑर्बिटल हो, कोई भी, उसमें आपका मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। क्लियर हो रहा है? डन। एक आपका होगा क्लॉकवाइज, एक आपका होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? नो इलेक्ट्रॉन हैज ऑल दी 4 क्वांटम नंबर सेम। किसी भी इलेक्ट्रॉन का, यानी मान लो अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन हम ले तो 3 क्वांटम नंबर आर सेम, ओके, लाइक प्रिंसिपल, मैग्नेटिक एक्सेट्रा, एजीम्यूथुअल है, वैसे 3 सेम होंगे, बाकी एक सेम होगा नहीं, यानी चारों के चारों आपके क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। क्लियर हो रहा है? जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 2s², फॉर एन एग्जाम्पल 2s² लेती हूँ, ठीक है, तो उसमें आप देखोगे कि n इज इक्वल टू क्या है मेरा, n है 2। क्लियर हो रहा है? डन। l क्या है, 0, m क्या है, 0, और s1 और s2 जो है वो +½ एंड -½ ओके। ये हमारा क्या था, स्पिन क्वांटम नंबर। तो किसी भी अगर 2s² अगर हम लेते हैं तो उसमें s की n की वैल्यू जो आती है वो 2 आती है, और s ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू 0 होगी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब m भी 0 हो जाएगा, और s1 स्पिन क्वांटम नंबर में आप 2 ही ले सकते हो, +½ एंड -½ ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट जो प्रिंसिपल आता है जिसको हम बोलते हैं अफबो प्रिंसिपल। तो चलिए देखते हैं, AUFBAU, अफबो प्रिंसिपल। क्लियर? तो चलिए अफबो प्रिंसिपल कैसे क्या होता है पहले समझ लेते हैं। अफबो प्रिंसिपल का मतलब ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं वो इंक्रीजिंग एनर्जी के फॉर्म में होते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इंक्रीजिंग एनर्जी के फॉर्म में फिल होते हैं। आ रहा है समझ में? ओके। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो मैं आपको अभी बताती हूँ कैसे। आप लोगों को मेरे साथ ये बनाना है 1s 2s। देखो 1s के बाद क्या आता है, 2s, 2s के बाद आता है 2p, 2p बस यहाँ पे खत्म। फिर 3 वाली, पहले 1 वाली सीरीज होगी, फिर 2 वाली सीरीज होगी, फिर 3, तो 3s 3p देन 3d। क्लियर? फिर 4s 4p 4d 4f, यहाँ तक जाता है 5s 5p 5d 5f, इस स्टेप में जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसे भरेंगे, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। आ रहा है समझ में? इसे मतलब सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग एनर्जी में तो हम फिल करेंगे, राइट, लेकिन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी बोला है तो हम सबसे पहले जो भरते हैं वो सबसे लोवेस्ट एनर्जी को भरेंगे। क्लियर हो रहा है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो 1s भरा जाता है, उसके बाद आता है आपका 2s, उसके बाद आता है आपका 2p, 2p हो गया, फिर 3s भरा जाता है, ऐसे कट करते जाना है। ठीक है? फिर 3s हो गया, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s। क्लियर हो रहा है? फिर 3p 4s, यहाँ तक क्लियर है? फिर 3d, फिर d आएगा, फिर
4p, ठीक है, फिर 5s। इस स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स को हम भरते हैं, पूरी स्टेप में हम फिलअप करते हैं। सबसे पहले क्या होता है 1s, फिर आपका आएगा 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर आएगा आपका 3p, फिर 4s, फिर 3d, 4p एंड 5s। इस स्टेप में हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। आ रहा है समझ में? ओके। अब इसके बाद जो आता है वो आपका आता है बोर बरी रूल, जिसको हम n+l रूल भी कहते हैं। चलिए देखते हैं। बोर बरी रूल, जिसको हम n+l रूल भी कहते हैं। आ रहा है समझ में? n+l रूल। क्लियर हो रहा है? तो चलो अब हम देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो दोज ऑर्बिटल आर फिल्ड फर्स्ट विच हैव लोअर वैल्यू ऑफ n+l, यानी कि उन्हीं ऑर्बिटल को सबसे पहले फिल करेंगे जिनका लो मतलब जिनकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी, विच हैव लोअर वैल्यू ऑफ n+l। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी ऐसे मैं आपको एग्जांपल्स अभी शो करके बताऊंगी कौन कौन से ऐसे आपके पास ऑर्बिटल्स हैं। तो वापस डेफिनेशन देखना, दोज ऑर्बिटल आर फील्ड फर्स्ट विच हैव लोअर वैल्यू ऑफ n+l। ओके, तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले n+l में, n+l है ये मेरा, उसमें सबसे पहले क्या आएगा 4s आएगा। क्लियर? उसके बाद आएगा आपका 3d। डन। ये 4s है, फिर 3d है। n is equal to 4, l is equal to 0, n is equal to 3, l is equal to 2। 4 plus 0 that means 4, यहाँ पे 3 plus 2 that means 5। आप टेंशन मत लेना, मैं अभी बता रही हूँ। क्लियर? ओके। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे जो लिया है वो मैंने आपको अभी बताया कि बोर बरी रूल के अंदर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें जो ऐसे ऑर्बिटल होंगे जिनका जो फील्ड होंगे पहले, जिनका लोअर एनर्जी या सॉरी जिनका लोअर वैल्यू होगा। क्लियर? तो जैसे मैंने 4s और 3d लिया है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें देखो n की वैल्यू 4 होती है, ठीक है, s है तो l की वैल्यू 0। डन। अब n+l करो आप, तो 4 + 0 क्या होगा 4। जैसे मैंने एग्जांपल 3d लिया, 3 है, d होता है तो l की वैल्यू तब क्या होती है 2, तो 3 + 2 करेंगे n+l के हिसाब से तो 5 हो जाएगा। ठीक है, बट आप देखना देयरफॉर हम क्या करते हैं, इफ देयरफॉर वी फिल्ड 4s फर्स्ट, सबसे पहले हम लोअर वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो आपने देखा होगा सबसे पहले 4s आता है, फिर 5d आता है। आ रहा है ना समझ में? तो एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट लिखना, देयरफॉर वी फिल्ड 4s फर्स्ट। क्लियर? इफ सिमिलर वैल्यू ऑफ, अगर मान लो देयरफॉर हमने वी फिल्ड 4s फर्स्ट। ओके, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। लोअर वैल्यू ये वाली 4s बढ़ते हैं, फिर 5d पे जाते हैं। डन। अब एक और वैल्यू अगर आपको ध्यान रखना है कि इफ सिमिलर वैल्यू ऑफ n+l आर ऑब्टेन, मान लो अगर सिमिलर वैल्यू हो गई दोनों की, यहाँ पे भी 4 यहाँ पे भी 4, ऐसा कुछ हो गया तो सिमिलर वैल्यू, तो इफ सिमिलर वैल्यू ऑफ n+l आर ऑब्टेन देन द शेल विथ लोअर वैल्यू ऑफ n इज फिल्ड फर्स्ट। मान लो अगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि मान लो अगर सिमिलर वैल्यू आपको मिल जाती है, क्लियर, इसमें आपको अगर सिमिलर वैल्यू मिल जाती है तब भी हम लोअर वैल्यू को ही फिल्ड करेंगे फर्स्ट। ये आपको ध्यान रखना है, सिमिलर वैल्यू तो भी हम लोअर वैल्यू को ही फिल्ड करेंगे पहले। ओके, जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, यहाँ पे 5p और 6s। ओके, 5p और 6s, n इज इक्वल टू 5 है और इसमें l की वैल्यू क्या होती है 1 होता है ना 1। ओके डन। अब इसमें n इज इक्वल टू 6 है और इसमें l की वैल्यू क्या होती है 0। तो आप देखो n+l वाला रूल लगा के, तो यहाँ पे क्या होगा 6, n+l वाला 6, यहाँ पे भी क्या होगा 6। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे दोनों साइड देखो आप सेम वैल्यू है 6। देयरफॉर वी फिल्ड 5p फर्स्ट, बिकॉज जैसे यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे हम लोग देख चुके थे, क्योंकि n में जो लोअर वैल्यू होती है वो सबसे पहले हम पुटअप करते हैं। क्लियर हो रहा है? तो इसमें भी अगर ये सेम होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला कौन सा पुटअप करेंगे, तो हम यहाँ पे पुटअप जो करेंगे वो 5p फर्स्ट, बिकॉज n इज इक्वल टू 5 है। यहाँ पे हम
5p, यानी ये वाली वैल्यू को सबसे पहले पुटअप करेंगे। लोअर वैल्यू फील्ड फर्स्ट मैंने बोला ना, तो सबसे पहले यहाँ पे हम 5p वाले इलेक्ट्रॉन्स पुटअप करेंगे, उसके बाद 6s वाला इलेक्ट्रॉन आएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ n इज इक्वल टू क्या है, 5 है। क्लियर हुआ? क्योंकि 5 जो है वो तो 6 से छोटा है ना, तो इस वजह से अगर सेम वैल्यू हुई तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा नंबर है, n क्या है। क्लियर हो रहा है? तो n 5 है, इस वजह से लोअर वैल्यू ही पुटअप होगी, लोअर वैल्यू LV। डन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके बाद जो आता है वो है आपका हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्लियर? ओके। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या? तो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी समझने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत हाँ मतलब इसी के बारे में बताना चाहूँगी कि पेयरिंग क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसके बारे में बताना चाहूँगी। तो आपने देखा होगा ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, पेयरिंग की जाती है। क्लियर हो रहा है? तो ऑर्बिटल में जो पेयरिंग होती है वो किस टाइप में होती है? डन। तो देखो, ऑर्बिटल में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेट ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल, यानी कि आपके जो ऑर्बिटल में पेयरिंग जो होती है वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की वजह से होती है। मैं आपको बताती हूँ अभी सारे टर्म्स क्या हैं। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले सुनना आप लोग, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेट ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल डज नॉट टेक प्लेस टिल ऑल द ऑर्बिटल्स आर सिंगली फिल्ड। ओके, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं बताती हूँ, पहले लिख लो, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेट ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स डज नॉट टेक प्लेस टिल क्या होगा? देखो, पेयरिंग जब होगी इलेक्ट्रॉन का इन सेट ऑफ व्हाट, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, तो वो तब तक नहीं होगा टिल ऑल दी ऑर्बिटल आर सिंगली फिल्ड, ऑल दी ऑर्बिटल आर सिंगली फिल्ड। ओके, सो पेयरिंग जो है वो तब तक नहीं होगा जब तक कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग में ना हो, यानी सिंगली पेयर में ना हो। क्लियर? जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल बताऊंगी कि कैसे आपको शो करना है। जैसे देखो, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेट ऑफ, मैंने बोला ना डीजेनरेट ऑर्बिटल। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल वर्ड का ही मीनिंग क्या होता है वो आपको पहले सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी। ठीक है? तो डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब ये होता है वो ऑर्बिटल्स जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्लियर हो रहा है? जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होगी, वो ग्राउंड स्टेट पे होंगे। तो पेयरिंग जो होगी इन सेट ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल डज नॉट टेक प्लेस टिल द ऑल ऑर्बिटल आर सिंगली फिल्ड। कैसे? तब तक पेयरिंग नहीं होगी जब तक कि सारे इलेक्ट्रॉन्स सिंगली फिल्ड नहीं हो जाते। लाइक जैसे देखो, मैं एग्जांपल आपको बताऊंगी, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना आप लोग, बहुत ही अच्छा है हुन्स रूल। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका जो एग्जांपल आएगा वो, अगर मैं नाइट्रोजन लेती हूँ तो उसमें 1s2 2s2 2p3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। 1s में आपको पता है ये भी आपका, ये p बना देते हैं हम। क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अभी देखो, मैं एक इलेक्ट्रॉन भर रही हूँ, फिर यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यानी यहाँ पे तो हमें कितना बोला है, 1s2। बट हमें सबसे पहले है ना सारे इलेक्ट्रॉन को ना सिंगली फिल करना है। ओके, सिंगली फिल्ड हो जाए उसके बाद ही हम पेयरिंग कर सकेंगे, उससे पहले पेयरिंग होगा नहीं। क्लियर हो रहा है? ठीक है? तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। ओके, तो ये हमने अभी सिंगली फिल्ड कर दिया, 1 2 3 एंड 4। ओके, आप क्या करोगे, सबसे पहले 1s2 है ना, तो उसमें आपको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे भर दिए 1s2 के, यहाँ पे क्लियर हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन पहले एक भरा था हमने, फिर 1s2 है तो उसमें एक और भर दिया। आ रहा है समझ में? और 2p3 है, 2p3 जो है वो हमने यहाँ पे भर दिया है। क्लियर हो गया?
अब ये हमने कैसा भरा है, सिंगली फिल्ड। अगर आप पी ऑर्बिटल को कुछ इस तरह से फिल करते हो तो वो गलत हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। 2 एक साथ भर दिया और एक ऐसे कर दिया, ऐसे भरोगे तो दैट इज व्हाट, रॉन्ग। क्लियर हो रहा है? आपको सिंगली फिल्ड करना है, मतलब कि अगर आपके पास पी ऑर्बिटल है या कोई भी ऑर्बिटल है, उसमें सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, उसके बाद ही पेयरिंग आएगा इस स्टेप में। क्लियर हुआ? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका हुन्स रूल कहता है कि पेयरिंग तभी होगी सेट ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल के डज नॉट टेक प्लेस टिल द ऑल ऑर्बिटल आर सिंगली फिल्ड। जब तक कि सिंगली फिल्ड नहीं हो जाते तब तक पेयरिंग पॉसिबल होता है नहीं। आ रहा है समझ में? क्लियर? ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करूँ ना, तो ऑक्सीजन में क्या होता है, 2s2 2p4 ये होता है। तो s में कितने हैं और p में कितने ऑर्बिटल्स? तो देखो सबसे पहले तो आप 2s2 भर देते हैं, तो देखो ये 2s2 भर दिया मैंने। अब p में 4 भरने, तो पहले 1 2 3 फिर ये 4 ऐसे भरेंगे। तो ये जो है इस टाइप से आपको पेयरिंग करनी होगी। ओके, तो चलिए इसके बाद जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे वो मैं आपको अच्छे से अभी बताऊंगी कैसे क्या देखना है। ओके, तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम देखते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो है एक एक दिए हुए हैं मेरे पास, मैंने लिखा भी है सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। मैं आपको एक दो करके समझा सकती हूँ, लेकिन बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, दैट्स वाई मैं आप लोगों को थोड़ा हिंट दे देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं। क्लियर हो रहा है? तो चलिए, अगर मान लो हाइड्रोजन है, ये आप लिख के रखना, पर हाइड्रोजन है तो 1, उसका क्या होगा 1s1। हीलियम है तो उसका क्या होगा 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है ना, तो ये क्या होगा 1s2। मैं कॉमन सारे लिखवा देती हूँ। लिथियम क्या होता है 3, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ईसी। लिथियम क्या होता है 3, तो उसमें आप है ना क्या कर सकते हो बेटा, हीलियम, यहाँ पे ऐसे हीलियम लिख दो, हीलियम और 2s1। आप देख सकते हो लिथियम 3 होता है, तो हीलियम के 2 आ गए और एक s ऑर्बिटल आ गया, तो ऐसे होके ये 3 हो गए। क्लियर? अब आता है बेरिलियम 4, बेरिलियम 4 आएगा। तो बेरिलियम में आपने देखा कि हीलियम 2s2 ऐसा हम कर सकते हैं ना, हीलियम का 2 और s के 2, मतलब 4 हो गए टोटल बेरिलियम के। डन। अब बोरॉन आता है, बोरॉन में कितने होंगे 5, बोरॉन में 5 होगा, तो आप क्या करोगे हीलियम 2s2। अब तो ये कंप्लीट हो गया 2s2, हीलियम 2s2। देखो अब आपको कहाँ पे आगे बढ़ना है, आपको ध्यान रखना है कि 4 तो अब यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब s ऑर्बिटल तो फुल्ली फिल्ड हो चुका है, इसमें और ऑर्बिटल आ सकते हैं नहीं, और अभी तक हमारा 5 तो कंप्लीट हुआ नहीं है, ये 2 और ये 2, 4 ही हुए कंप्लीट। तो एक और कैसे कंप्लीट करेंगे हम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर p ऑर्बिटल का सहारा लेना पड़ेगा, तो 2p1 हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा ना, मैंने आपको अभी बताया था s के बाद p आता है। ओके, तो चलिए b बोरॉन हो गया, फिर कार्बन 6 आएगा। कार्बन 6 में आपको क्या करना है, हीलियम है मेरे पास, ये तो है ही, ठीक है। फिर 2s2 2p2, 2s2 2p2, हीलियम 2 s2 2p2, 6 हो गए। ओके, फिर आता है आपके पास नाइट्रोजन 7, हीलियम 2s2 2p3। मैक्सिमम इसमें 3 इलेक्ट्रॉन नहीं, अभी 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो 3 तक पहुंचे हम। फिर ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन कितना आता है 8, हीलियम 2s2 2p4। हमने बोला ना मैक्सिमम कितना भर सकता है 6 इलेक्ट्रॉन p के अंदर, तो जब तक ये 6 नहीं होता तब तक ये कंटिन्यूएशन में रहेगा, चलता रहेगा। ऑक्सीजन के बाद कौन आता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का क्या होता है 9 होता है, जिसका हीलियम 2s2 2p5, हीलियम 2s2 2p5। फिर आता है आपका फ्लोरीन, फिर नियॉन, नियॉन का 10 होता है, हीलियम 2s2 2p6, 6 7 8 9 10, तो 10 कंप्लीट हो गए। अब इससे आगे हम p को नहीं लेके जा सकते, p यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। क्लियर हो रहा है ना, बात समझ में आ रही है? फिर आता है सोडियम, सोडियम जो होता है वो 11 होता है। 11 में आपको देखने को मिलेगा कि नियॉन आप यहाँ पे लिख दो, नियॉन मतलब 10 ऑर्बिटल्स आ गए, और p के बाद क्या आते हैं 3d, 3 वाली सीरीज स्टार्ट होती है, तो 3s1 यहाँ पे हम लिख देंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है। फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लेंगे, तो मैग्नीशियम क्या होता है बेटा 12, उसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, ठीक है। तो नियॉन क्या होगा, नियॉन 3s2 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है?
है ना। फिर मैग्नीशियम के बाद आता है आप लोगों का एल्यूमिनियम, जो कि 13 होता है। एल्यूमिनियम में आपको देखने को मिलेगा नियॉन 3s2। एल्यूमिनियम में क्या देखने को मिलेगा, नियॉन 3s2 3p1। अब p आएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो 10 11 12 और एक p आ जाएगा, तो तब जाके 13 बनेगा। फिर आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन में क्या होगा आपका 14 आएगा। 14 आप देखोगे तो कैसे बनेगा, नियॉन 3s2 3p2। क्लियर हो रहा है, यस। फिर आएगा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में 15 होते हैं, तो उसमें आएगा नियॉन 3s2 3p3। फॉस्फोरस के बाद आता है आपका सल्फर। सल्फर में क्या होता है 16 होते हैं, दैट इज व्हाट, नियॉन 3s2 3p4। आ रहा है समझ में, इस टाइप से आपको जाना है। उसके बाद आपका आता है क्लोरीन। क्लोरीन आपका 17 होता है, 17 में नियॉन 3s2 3p5। क्लियर। अब क्लोरीन के बाद आपका जो आता है वो आर्गन आता है 18, नियॉन 3s2 3p6। आई होप आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मैं कैसे सीरीज वाइज जा रही हूँ, कैसे मैं सारे ऑर्बिटल पहले अच्छे से पूरा फुल्ली फिल्ड मैक्सिमम, यानी कि मान लो P है तो 6 कंप्लीट हो जाते हैं, फिर ही क्या आता है D आता है, 3s पे जाती हूँ, अलग अलग ऐसे ऑर्बिटल चेंज करती हूँ। आ रहा है ना समझ में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। अब है ना कुछ एनामोलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं जो कि थोड़े एक्सेप्शनल केस है, जिसमें पता है डायरेक्ट हम 2 के बाद जैसे 3 आता है ना, तो हम क्या करते हैं कि 2 के बाद 3 नहीं लेते, डायरेक्ट 4 ले लेते हैं। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो कुछ एनामोलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है जो थोड़ा हम देख लेते हैं क्या है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि एनामोलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या होता है कि जैसे मैं मान लो कॉपर लेती हूँ, कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है 24। क्लियर। और उसका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4s1 3d5। उसमें 4s से चालू हो जाता है। क्लियर हो रहा है, उसमें 4s से चालू होता है। तो ये आपको कॉपर, क्रोमियम है, कॉपर है, वो आपको ध्यान रखना है। ये 2 ऐसे एक्सेप्शनल केस है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे मान लो अभी मैंने आपको बताया कॉपर ले रहे हैं, तो कॉपर में सेम एनर्जी लेवल हो तो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड वो स्टेबल हो जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ अभी कैसे स्टेबल होते हैं। और 10 इलेक्ट्रॉन है, हाफ उसका करेंगे तो 5 होगा, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। देयरफॉर एक इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम S टू D टू गिव एनामोलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए देखते हैं एनामोलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एनामोलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको अभी बताया कि क्रोमियम है, मान लो क्रोमियम जो है उसका 24 होता है। कितना होता है 24 होता है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 4s1 3d5, इस टाइप में होता है। क्लियर। इसके बाद आता है 29 जो होता है वो आपका कॉपर का होता है, जो मैंने आपको अभी बताया है आर्गन, याद रखना है आप लोग 4s1 3d10। अभी देखो ये ऐसा क्यों हुआ कि 3d5 से डायरेक्ट 3d10 पे और s1 से डायरेक्ट 10 पे। क्लियर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, इस वजह से एनामोलस बोला है। मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि मैंने आपको अभी बताया कि कॉपर है, इन दोनों में देखो 4s1 3d5 3d10 इतना ही फर्क है, और तो कुछ नहीं है ज़्यादा। क्लियर। और इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर्स। अब उसमें जो गैप है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कॉपर सेम एनर्जी लेवल और क्रोमियम का उसके साथ। तो आप समझ जाना जब भी आप हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड की बात करते हो, मान लो जैसे ये मेरे पास P के ऑर्बिटल्स हैं, इसमें P में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, क्योंकि 3 ही उसके ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं हम। क्लियर। तो ये वाला जो P ऑर्बिटल हुआ वो कैसा हुआ आपका फुल्ली फिल्ड। ओके। और मान लो कि मेरे पास यही P ऑर्बिटल है इस स्टेप में 3, तो ये हो गया आपका हाफ फिल्ड। आ रहा है ना समझ में, फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड किसे कहते हैं। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके। ये फुल्ली फिल्ड हाफ फिल्ड जो हमने देखा उसमें
एनर्जी लेवल जो होती है आर स्टेबल, इतने स्टेबल होते हैं ना, आप मतलब समझ जाओ कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड आ जाता है या हाफ फिल्ड आ जाता है, तब बहुत ही ज़्यादा स्टेबल वो कहलाता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, वो स्टेबल कहलाता है। जैसे कि मान लो डी के पास है ना, अब यहाँ पे देखा आपने, डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसका हाफ करेंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। क्लियर, तो 5 होगा तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। देयरफॉर 1 इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एस टू डी। इस वजह से पता है क्या होता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एस से डी की ओर जंप कर जाता है। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है? ये देखो ना, एस से क्या हुआ, डी यहाँ पे होना चाहिए था कितना, एस में कितने ऑर्बिटल्स होने चाहिए थे, दो होने चाहिए थे। सॉरी, ऑर्बिटल नहीं, इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए थे, 2 होने चाहिए थे। आ रहा है ना समझ में? यहाँ पे ये जो है ये हाफ फिल्ड हो गया बेटा। क्लियर, इसके पास होने कितने चाहिए थे, 2 होने चाहिए थे, तभी तो एस कंप्लीटली फिल्ड होता। लेकिन यहाँ पे डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन कैसे आए, मैं वही तो बताना चाह रही हूँ कि 10 इलेक्ट्रॉन है ना उसके पास, तो उसका हाफ करेंगे तो 5 हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। 5 होगा मतलब सब में एक एक, क्योंकि डी में 5 होते हैं, सब में एक एक भर जाएगा। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया, एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। देयरफॉर एक इलेक्ट्रॉन तुरंत जंप कर जाएगा एस टू डी में। एक बात ये समझ लेना, क्लियर हुआ? तो जब भी हाफ फिल्ड हो, फुल्ली फिल्ड हो, तो तुरंत इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करता है। क्लियर, तो ये था आपका एनामोलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एनामोलस की तरह बिहेव करने लग जाता है। क्लियर, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे प्लीज़ पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस वीडियो तो आप मुझसे पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा पूछिए, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे शेप्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तब मैं आपको पूछूंगी कि आपने पीरियोडिक टेबल अच्छे से लर्न किया या नहीं किया। क्लियर, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।